हेलो बच्चों। पेपर है। आपके लिए डाउट क्लास जो थी वो प्लान कर ली। राधे राधे दीक्षा, है ना। आज आपको कोई डाउट है ना, वो डाउट पूछते जाइए एंड मैं उनके अप्लाई करता चला रिप्लाई चला जाऊंगा। जाऊंगा। आवाज आ रही है आप सभी को? देखो दीक्षा, मोस्ट मीडियल पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब अगर हम बात करें तो वैसे तो हमारा इस्थमस वाला पार्ट है बेटा, मोस्ट मीडियल पार्ट। ठीक है। जंक्शन अगर आ जाए दैट इज इंट्राम्यूरल एंड इंटरस्टिशियल वाला पार्ट। गोपाल कृष्ण, गुड इवनिंग बेटा। मुकुंद सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपेसिटेशन एंड डीकैपेसिटेशन? देखो एक्चुअल में मुकुंद जो टर्मिनोलॉजी थी, पहले आवाज समझ में आ रही है बेटा? मेरे पास रेस नहीं है। आप रेस का क्वेश्चन अगर आपके पास कोई फोटो हो तो आप इसे वो कर दीजिए, है ना। देखो बेटा, कैपेसिटेशन एंड डी कैपेसिटेशन की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो कैपेसिटेशन एक टर्मिनोलॉजी है जिसके अंदर हम जब इनहिबिटरी प्रोटीन का डिपोजिशन कर दिया जाता है एपिडर्मिस वाले पार्ट के अंदर, उस समय क्या होता है, स्पर्म की मोटिलिटी को हम क्या कर देते हैं, सप्रेस कर देते हैं। और ये मोटिलिटी हमें वापस गेन होती है वेजाना वाले पार्ट के अंदर, या फिर मैं अच्छे से बोलूँ तो फीमेल जेनेटल ट्रैक्ट के अंदर। तो वापस से मोबिलिटी गेन होना इसे बोलेंगे कैपेसिटेशन। अब कैपेसिटेशन अगर वेजाना वाले पार्ट में हुआ है तो फिर डी कैपेसिटेशन वर्ड हम किसके लिए यूज कर सकते हैं, एपिडर्मिस वाले पार्ट के अंदर, जहां पर हमने वो टेल के ऊपर कैटिस्पर प्रोटीन बताई थी ना, उन प्रोटीन चेलर्स के ऊपर जो इनहिबिटरी प्रोटीन का डिपोजिशन कर दिया गया था उसे हमने एक तरह से डी कैपेसिटेशन बोल दिया बेटा ना। व्हाट इज द लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ? बेटा 7th 8th 9th मंथ, ये होगा लास्ट ट्राइमेस्टर। 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड किया जाता है इंट्रायूटेराइन लाइफ को। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, वो 3 3 मंथ में डिवाइड कर लो। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां। यस मुकुंद, डीकैपेसिटेशन हम एपिडर्मिस वाले पार्ट में बताते हैं, और ये तो लिखवा भी रखा है मैंने, जब एपिडर्मिस पढ़ाया था वहां लिखवाए भी थे मैंने, 3 फंक्शन लिखवाए थे। फंक्शनल मैचुरेशन, डीकैपेसिटेशन एंड टेम्पररी स्टोरेज, है ना। राघव पूछ रहा है, एक मिनट बेटा ना। सर फॉलिकल की कौन सी स्टेज के लिए ऐसा बोलेंगे कि थीका लेयर इज ऑर्गेनाइज इनटू एन इनर थीका इंटरना एंड आउटर थीका एक्सटर्ना? देखो एक्चुअल में सेकेंडरी फॉलिकल जब बनती है ना तब वो डिवाइड होना शुरू हो जाती है, ठीक है, थीका इंटरना थीका एक्सटर्ना में, लेकिन वो क्लियरली डिवाइड होकर एकदम विजिबल अपने को फॉर्म में दिखाई देगी टर्सरी फॉलिकल में, तो हम टर्सरी फॉलिकल की तरफ ही जाएंगे बेटा ना। दीक्षा, पेरिनियम किसे कहते हैं? याद करो, लेबिया माइनोरा का मैंने बताया था ना कि लेबिया माइनोरा जो है वो एंटीरियर साइड भी जुड़ी हुई दिखाई देती है एंड पोस्टीरियर साइड भी जुड़ी हुई दिखाई देती है, और पोस्टीरियर साइड हमने कहा लिया था, टुवर्ड्स एनस। एंड पोस्टीरियर साइड जहां पर लेबिया माइनोरा फ्यूज होती है वहां पर वो फोर्सिट स्किन का कुछ फोल्ड बनाती है। फोर्सिट एंड एनस के बीच का जो रीजन होता है उसे हम बोलते हैं पेरिनियम रीजन। Which of the following process will be affected if the concentration of estrogen low at the terminal stage of pre-ovulatory? Implantation, oogenesis, ovulation, both. गोपाल सुनना मेरी बात बेटा, अगर हम टर्मिनल स्टेज की बात करें जबकि हम प्री ओवुलेटरी स्टेज की बात कर रहे हैं तो ये एस्ट्रोजन का पॉजिटिव फीडबैक की हम बात कर रहे हैं, और वो कह रहा है कि एस्ट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन अगर लो रह जाए तो मतलब कि एस्ट्रोजन का पॉजिटिव फीडबैक नहीं आ पाएगा, और अगर पॉजिटिव फीडबैक नहीं आ पाएगा तो ना तो एफएचएस बढ़ेगा ना ही एलएच बढ़ेगा। एफएचएस नहीं बढ़ेगा तो फिर वो मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट नहीं हो पाएगा, मतलब सेकेंडरी ऊसेट नहीं बनेगी, मतलब कहीं ना कहीं oogenesis अफेक्टेड होगा। एंड अगर एलएच सर्ज नहीं हो पाएगा तो हमारा ओव्यूलेशन नहीं हो पाएगा, तो फिर बोथ 2 एंड 3 इसका आंसर हो जाएगा। ओके गोपाल, आस्था ने क्वेश्चन पूछा है, बड़ा करना पड़ेगा क्या इसको? आस्था का भी क्वेश्चन क्लियर हो गया, आस्था ने भी सेम ही क्वेश्चन पूछा था, गुनिका का।
व्हाट इज द रीजन ऑफ अरेस्टेड oogenesis इन फीमेल अप टू प्यूबर्टी। देखो वो कहता है कि भाई प्यूबर्टी तक आकर हम देखते हैं कि oogenesis आखिर ऐसा क्यों रुका हुआ रहता है। तो हम जानते हैं कि भाई आगे बढ़ाने के लिए एफएसएच चाहिए जो कि प्यूबर्टी पर आएगा, और एफएसएच को आखिर कौन रोक रहा था, तो इनहिबिन रोक रहा था, और इनहिबिन का मैंने आपको सोर्स लिखवाया था, याद करो, ग्रेनुलोसा सेल्स एंड कॉर्पस ल्यूटियम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सम इनहिबिटरी फैक्टर्स रिलीज बाय ग्रेनुलोसा सेल्स, या फिर जिन्हें आप क्या बोले, फॉलिकुलर सेल्स। ठीक है राघव, ओके सर, एनसीईआरटी की लाइन में टर्सरी ही माना है। और राघव जब मैंने फॉलिकल डेवलपमेंट बताया था ना, तब मैंने भी बोला था कि एनसीईआरटी में टर्सरी फॉलिकल लिखा है, तो हम क्लियर विजिबल के अकॉर्डिंगली उसे मान लेंगे। ठीक है, गार्गी पूछ रही है कि यूटेराइन आर्टेरियोल बिकम टॉर्चर्स, सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इट अगेन। सुनना बेटा ना, देखो अगर मैं बात करूं, ये यूट्रस ले लेते हैं, ठीक है, रफली बना लेते हैं। यूट्रस में 3 लेयर थी हमारे पास, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। ठीक है, और एंडोमेट्रियम से जो एक नई लेयर बनती है प्यूबर्टी पर एस्ट्रोजन के इन्फ्लुएंस में, डेट इज, अपने ऐसे बता देते हैं ना एक बार समझ लेने के लिए, ये है हमारे पास स्टेडम फंक्शनलिस। अब स्टेडम फंक्शनलिस के लिए ब्लड वेसल्स भी तो डेवलप होती है ना, ब्लड वेसल्स डेवलप हुई, लेकिन ब्लड वेसल्स की जो लेंथ थी वो स्टेडम फंक्शनलिस की लेंथ जितनी थी नहीं, तो हमने देखा कि वो कोल्ड होते हुए दिखाई देती है। ठीक है, कोल्ड होते हुए दिखाई देती है, हमने तो ऐसे तो बाहर लटक जाएगी, तो वो कोल्ड होना, उनका ब्रांचेस नेटवर्क बनना, इसी को हम यहाँ पर टॉर्चुअस बोलते हैं बेटा ना। ओगोनिया 5 to 7 मोनिया होती है, कपल ऑफ मिलियंस अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। देखो मुकुंद, वहां पर है ना डाटा से बचते हैं, डाटा नहीं दिया जाता, लेकिन होती 5 to 7 मिलियन है, तो फिर कपल ऑफ मिलियन होगी ना बेटा एक तरह से, है ना, कुछ मिलियन। विच पार्ट ऑफ स्पर्म एंटर इन एग ऑफ ह्यूमन, दीक्षा, फर्टिलाइजेशन जब अपने पूरा करेंगे ना, अभी अपने फर्टिलाइजेशन को थोड़ा सा देखा ही था, ठीक है, अभी अपने सिनगेमी को अटैच किया था, उसके बाद अपने बात करेंगे, है ना, पूरा का पूरा स्पर्म जो है ह्यूमन के केस में एंटर करता है अलोंग विद टेल। Sir Gopal, sir, at the time of birth there was no granulosa cells, then no inhibin was present. Still, why didn't meiosis one completed? देखो बेटा, अगर बात की जाए ना, तो हमारे पास प्लेसेंटा वगैरह जो था वो है हमारे पास उस समय स्टार्टिंग में आईयूएल के अंदर, ठीक है, और जो फ्लैट सेल्स जो ऊपर आके लगी हुई थी वही तो कहीं ना कहीं प्रीकर्सर है ना हमारी इन ग्रेनुलोसा सेल्स की, तो वहां से इनिबिटरी सब्सटेंसेस आएंगे वो रोकेंगे इसे, है ना, प्रीकर्सर फॉर्म मान लीजिए आप, ग्रेनुलोसा सेल्स का प्रीकर्सर फॉर्म। गार्गी पूछ रही है व्हाट इज द वायबिलिटी ऑफ स्पर्म। देखो बेटा, स्पर्म की जो लाइफ है ना वो हम बोलते हैं 2 से 3 दिन, यानी 48 आवर्स से 72 आवर्स। ओवम की लाइफ हम बोलते हैं 24 आवर्स से 48 आवर्स, यानी 1 से 2 दिन। एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज प्रिवेंटेड बाय, देखो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए अभी मैंने फर्टिलाइजेशन के बाद जब अपने बात करेंगे ना, इम्प्लांटेशन आएगा, अपने बात करेंगे टॉपिक, तो इम्प्लांटेशन में ये चीज आंसर क्लियर होगा आज था, जहां पर मैं बताऊंगा कि जोना पेलिसिडा जो है एक नॉन स्टिकी लेयर होती है। जब ब्लास्टोसिस्ट बनती है तो ट्रोफोब्लास्ट से लाइटिक एंजाइम आते हैं जो जोना पेलिसिडा को लाइटिक यानी डिसॉल्व करेंगे, तो वहां पर मैं इसको ले लूंगा, जहां पर मैं ये बताऊंगा कि सीलिया भी हेल्प करेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने में फेलोपियन ट्यूब के, एंड जोना प्लेसिडा भी प्रिवेंट करेगी, तो आगे आएगा बेटा ना। मुकुंद, हाउ टू फाइंड सेफ एंड रिस्क पीरियड, सेफ एंड अनसेफ पीरियड है बेटा, मैंने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए छोड़ दिया है, ठीक है ना, वहां पर अपने पीरियोडिक एक्सटर्नेंस मेथड देखेंगे, वहां पर वहां अपने बात करेंगे, ठीक है ना, वहां मैं बताऊंगा, आ जाएगा मुकुंद, है ना। सर फीमेल एसएससी डक्ट में सर्वाइकल कैनाल को क्यों नहीं माना, ले लीजिए बेटा, कोई ऐसे कोई बात नहीं है, वहां पे लिखा नहीं है, मान लीजिए, है ना, हालांकि यूट्रस का नेक पार्ट ही है ना सर्विक्स। दीक्षा, ओवेरियन फॉलिकल किसे कहते हैं, देखो जितनी भी ये जो फॉलिकल की स्टेज होती है ना, ये जब हमने कहा था प्राइमरी यूसेट के ऊपर जब ये कंटेंट आगे लग जाते हैं तो हम इसे फॉलिकल बोलना शुरू कर देते हैं, ठीक है, वो प्राइमोडियल फॉलिकल थी, फिर वो अर्ली प्राइमरी फॉलिकल, वो प्राइमरी फॉलिकल, वो सेकेंडरी टर्सरी, वो ओवेरियन फॉलिकल के अंदर ही इंक्लूड की जाती है बेटा ना। पढ़ने, फॉर डेवलपमेंट ऑफ ग्लैंड प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन विच इज रेस्पॉन्सिबल, देखो ग्लैंड को डेवलप करवाने में एस्ट्रोजन का मेन रोल है, क्योंकि एपिथेलियम जो था
उसने किसने बनाया था एपिथेलियम को? एस्ट्रोजन ने। और एपिथेलियम ही तो बनती है, मतलब एपिथेलियम का ही तो पार्ट होता है जो ग्लैंड बनता है ना? तो मेनली तो एस्ट्रोजन, लेकिन हाँ प्रोजेस्टेरोन जो है वो मोर ग्लैंड के डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि सिक्रीशन जो है वो प्रोजेस्टेरोन लेकर आएगा, तो इसलिए हम जो है एस्ट्रोजन को ग्लैंड के डेवलपमेंट के लिए, मतलब इनिशियली उसका फॉर्मेशन के लिए, एंड प्रोजेस्टेरोन का उसको सिक्रीशन बाहर निकलवाने के लिए। स्पर्मेटेड रिमेन एसोसिएटेड विद सर्टोली सेल फॉर न्यूट्रिशन, अटैच दिखाई देंगे हमें, है ना? ओवेरियन फॉलिकल आर प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स और मेडुला। कॉर्टेक्स वाला पार्ट बेटा दीक्षा, मेडुलर पार्ट में तो ब्लड वेसल्स, नर्व्स, लिम्फेटिक वेसल्स मैंने बताया था जब मैंने डायग्राम बनाया था ओवेरी का, तो मैंने वहां पे बताया था कि कॉर्टेक्स वाले पार्ट के अंदर होते हैं ओवेरियल फॉलिकल, कोलेजन फाइबर, फाइब्रोब्लास्ट, सिक्रेटरी सेल्स, ऐसे मैंने बताया था, है ना? और किसी का क्वेश्चन ऊपर तो नहीं चला गया बेटा जो छूट गया हो? सर पीक सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन कब होता है? मिड ल्यूटियल फेज में होता है या ओव्यूलेशन के टाइम पर होता है? देखो वैसे तो जब अपने प्रायर टू ओव्यूलेशन इसे कहेंगे, है ना, जब एस्ट्रोजन का पॉजिटिव फीडबैक आएगा तो वो आएगा फॉलिकुलर फेज के टर्मिनल डेज के अंदर, जहां पर हम लोगों ने एस्ट्रोजन का पॉजिटिव फीडबैक बताया था उस समय। ओके आस्था, गैमेटोजेनेसिस के लिए एफएसएच या एलएच प्रायोरिटी किसे देनी है? देखो वैसे तो सही अगर वो क्वेश्चन बनाए ना तो एफएसएच एंड एलएच दोनों आना चाहिए ना, लेकिन फिर भी मैंने जितने भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट होते हुए देखा ना तो वो एफएसएच को प्रायोरिटी देंगे बेटा ना। मुकुंद ईस्टर साइकिल ना बेटा मैं गोल्डन की पॉइंट में ले लूंगा, है ना, वहां पर आपको नोट करवा दूंगा गोल्डन की पॉइंट के अंदर। वो मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि अभी आपके ना तो वो इंक्लूड है नीट के अंदर, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिया नहीं। हालांकि गोल्डन की पॉइंट हम लेंगे तो वहां पर मैं एक पेज पर वो बना दूंगा, है ना, बड़ा सिंपल सा है। हल्का सा इंट्रोडक्शन दो स्टोर साइकिल का, पहले आपने क्वेश्चन पूछ लेना। सर व्हाई द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल कैरेक्टर? हाइमन persist after coitus in some women. Hymen can also be ruptured by sudden fall. Hymen may be absent in some female, all the above. देखो मेन रीजन था कि हाइमन का प्रेजेंस और एब्सेंस होना, हमने कहा था कि कुछ फीमेल के अंदर हाइमन इतनी थिक होती है कि वो आफ्टर कोइटस के बाद भी क्या हो जाती है, प्रसिस्ट रह जाती है, ठीक है, जो कि नॉर्मली कब होती है, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उस समय रप्चर होती है, ठीक है, पर लेकिन वो नहीं हो पाई। और कुछ फीमेल के अंदर वो इतनी थिन होती है कि उस समय हम देखते हैं कि वो एक्टिव स्पोर्ट्स के पार्टिसिपेशन के कारण से भी क्या हो जाती है, रप्चर हो जाती है, ठीक है। इंटरकोर्स सेक्सुअल कोर्स बेटा ना, कोइटस एक्टिविटी। मुकुंद रिफ्लेक्स एंड स्पॉन्टेनियस ओवुलेटरी बेटा मैं बताऊंगा अभी आपको ना, जब ये साइकिल खत्म कर रहे होंगे ना तो अपने इस बुक के अंदर ही नोट्स में लिखा हुआ है आपके ना। एक होता है स्पॉन्टेनियस ओवुलेटर, देखो जैसे ह्यूमन है, हर मंथ 14 डे को ओवुलेशन होगा ही होगा, ठीक है, प्यूबर्टी के बाद। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जैसे रेबिट की बात करें तो ओव्यूलेशन के लिए वहां पर कोइटस होना चाहिए, अगर कोइटस है तो फिर ओवरी से ओवा बाहर आता है। तो ऐसे एनिमल जिनके लिए ओव्यूलेशन के लिए कोइटस रिक्वायर्ड होता है उन्हें बोलते हैं रिफ्लेक्स ओवुलेटर, और जो कि नॉर्मली जैसे कि ह्यूमन फीमेल हर मंथ ओवर रिलीज करेगी ही तो उन्हें हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस ओवुलेटरी, जिनके लिए कोइटस रिक्वायर्ड नहीं होता। फाइब्रोलाइटिक एंजाइम कौन रिलीज कर रहा था फीमेल के अंदर? देखो ओवरी से आएंगे बेटा ना, ओवरी के स्ट्रोमल कंटेंट से आएगा और यूट्रस वाले पार्ट से आएगा, सेल्स हैं सिक्रेटरी नेचर की सेल्स हैं वहां से आएंगे बेटा फाइब्रोलाइटिक एंजाइम। पढ़ने व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एंड्रोजन रिलीज फ्रॉम थीकल सेल्स ऑफ कॉर्पस एल्बिकेंस? ऐसा कोई सिग्निफिकेंस इसका नॉन कहीं लिखा हुआ तो नहीं है कि इसका सिग्निफिकेंस आएगा क्या, पर होता क्या है बेटा, जब आपने बात करते हैं ना थीका सेल की, तो थीका सेल के अंदर क्या होता है
कि नॉर्मली जब हम बताते हैं, जैसे अपनों ने बात की थी ना कि फॉलिकल है, फॉलिकल के बाहर थीका इंटरना है, बीच में बेसल मेम्ब्रेन थी और इधर की तरफ ग्रैनुलोसा सेल्स हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जो थीका सेल्स हैं वहां से एंड्रोजन बनते हैं, ठीक है। वो प्रीकर्सर होता है बेटा एस्ट्रोजन का। ये एंड्रोजन वगैरह जो है मूव करते हुए दिखाई देते हैं टुवर्ड्स ग्रैनुलोसा सेल्स। यहाँ पर भी हम देखते हैं कुछ मात्रा में, कुछ अमाउंट के अंदर एंड्रोजन बनते हैं, प्लस प्रोजेस्टेरोन का प्रीकर्सर फॉर्म बनता है, ठीक है, जिन्हें फिर एंजाइमेटिक एक्टिविटी के थ्रू जो है एस्ट्रोजन में कन्वर्ट किया जाता है। अब हम देख सकते हैं, हो सकता है कि एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है वो क्या हुई होगी, अफेक्टेड हुई होगी लास्ट दिनों में जब कॉर्पस एल्बिगेंस बनी होगी, तो फिर एंड्रोजन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट नहीं किया जा रहा होगा। इस कारण से हमें दिखता है कि कुछ थिकर सेल जो है वो एक्टिव रहेगी थी, एंड फिर वहां से एंड्रोजन आता हुआ दिखाई देता है ना, ऐसा कोई सिग्निफिकेंस नहीं है उसका। व्हाट इज द रीजन फॉर अरेस्टेड oogenesis अप टू प्यूबर्टी? हम ये कह सकते हैं कि सेल जो है वो इनएक्टिव स्टेज के अंदर रहे, ताकि सारा प्रोसेस जब स्पर्म आए तब हो। इवन फीमेल बॉडी भी तो प्रिपेयर होनी चाहिए ना, क्योंकि ये जो प्रोसेस था वो किसके लिए था, प्रेगनेंसी को कंसीव करने के लिए। तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई फीमेल बॉडी भी एक तरह से प्रिपेयर की जाए, एंड देन फिर जब स्पर्म आए तब फिर आगे के प्रोसेस के लिए एनर्जी भी रहे, एक्टिविटी भी रहे। तो दीक्षा क्वेश्चन कौन सा था बेटा अरेस्टेड वाला आपका? आप मेरे से सिग्निफिकेंस पूछ रहे हो कि रीजन पूछ रहे हो? रीजन तो हो गया ना, इनिबिटरी प्रोटीन जो रिलीज करेंगे ग्लैंडुलर सेल्स वगैरह, सराउंडिंग में जो सेल्स हैं, इनिबिन वगैरह आएंगे, वो उसको क्या करेंगे, सप्रेस करेंगे, ये होगा ऑप्शन के अंदर। आप सबको रेस की आंसर की मिल गई? मुकुंद कह रहा है नहीं, पर मैंने तो कह तो दिया था। मुकुंद बेटा एक बार कुलदीप गांधी सर से बात कर लेना ना, सबको मिल गई है ना। फीमेल में इंट्राट्रियल सेल का रोल, ये कहाँ पर वर्ड है बेटा, ये वर्ड बताओ मुझे। गोपाल पूछ रहा है सर, इफ कॉपर ग्लैंड इज रिमूव्ड देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी अफेक्टेड? देखो कॉपर ग्लैंड अगर रिमूव कर दी जाएगी ना, तो सबसे पहला रोल तो ये आएगा कि फिर यूरिथ्रा की एसिडिटी जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं हो पाएगी, और एसिडिटी डिस्ट्रॉय नहीं हो पाएगी तो उस समय जो है स्पर्म जो है वो वायबल नहीं रहेंगे, तो कहीं ना कहीं फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो है वो अफेक्टेड होगा। एंड साथ ही साथ जो है कॉपुलेशन प्रोसेस भी, क्योंकि हम जानते हैं ना कहीं लुब्रिकेशन में भी हेल्प करता है कॉपर ग्लैंड का सिक्रेशन, तो कॉपुलेशन में भी अपना रोल प्ले करेगा। In case of pregnancy, is corpus luteum stable till parturition by SCG? देखो पढ़ने, अगर कॉर्पस ल्यूटियम की बात करें ना, तो कॉर्पस ल्यूटियम के लिए कहा जाता है कि वो एक्टिव दिखाई देती है जब तक कि प्लेसेंटा वेल डेवलप ना हो जाए, ठीक है। फिर वो इनएक्टिव स्टेज में चली जाती है। उसके बाद जो कॉर्पस ल्यूटियम से हम प्रोजेस्टेरॉन चाह रहे थे ना, उसका जिम्मेदारी कौन संभाल लेता है, तो फिर प्लेसेंटा ही संभाल लेता है, तो प्लेसेंटा ही सोर्स हो जाता है। तो हमें कॉर्पस ल्यूटियम जरूरी चाहिए ही नहीं होती है, हाँ। लेकिन एविडेंसेस ऐसे हैं कि जब प्रेगनेंसी का टर्मिनल स्टेज चल रहा होता है ना, तो उस समय कॉर्पस ल्यूटियम फिर से एक्टिव दिखाई देती है और वहां से रिलैक्सिन हार्मोन आता है ना। इन फीमेल इंटरस्टिशियल सेल का रोल कहाँ लिखा हुआ है, किस जगह दीक्षा? पेज नंबर बताना दीक्षा। अच्छा, ये वही बात कर रहा है बेटा, जो थीका सेल है ना,
थीका सेल्स, जैसे कॉर्पस एल्बिगेंस बन गई तो वहां पर कुछ थीका सेल्स एक्टिव रहेगी, उन्हें इंटरस्टिशियल सेल बोलती है बेटा ना, जो कि थोड़ा बहुत एंड्रोजन रिलीज करते हुए दिखाई देगा, जो आपकी स्क्रीन पे सामने बना हुआ बताया था ना मैंने, उसके लिए बात कर रहे हैं बेटा ना। सर आपने एलएच भी लिखवाया देन एससीजी के साथ में, तो एलएच की अगर मैं बात करूं तो मैंने क्यों लिखवाया था, कॉर्पस ल्यूटियम को इनिशियली बचाएगा एलएच, ठीक है। अगर प्रेगनेंसी हो गई तो भी, प्रेगनेंसी नहीं होगी तो भी एलएच उसको 9 दिन तक बचा पाएगा, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो भी कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो नेगेटिव फीडबैक से एलएच कम करवा देगा, और प्रेगनेंसी हो गई तो भी कॉर्पस ल्यूटियम तो बन रही है, वो भी नेगेटिव फीडबैक से एलएच तो कम करवा ही देगी। हाँ, जब एलएच खत्म हो जाएगा तब प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में फिर कॉर्पस ल्यूटियम को कौन संभालने के लिए रहेगा, तब हमारे लिए एससीजी रहेगा, ये बताया था मैंने। एग्जाम एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 50, मायोमेट्रियल नंदिनी एट्रोफी का मतलब होता है कि जैसे एस्ट्रोजन आया था तो मायोमेट्रियम में हाइपरट्रॉफी कोज की थी, मतलब मायोमेट्रिक के सेल्स का इलोंगेशन करवाया था ना। अब एस्ट्रोजन खत्म हो गया जब कॉर्पस एल्बिगेंस बन गई, तब फिर हाइपरट्रॉफी करवाने वाला कोई नहीं रहा, तो वापस से सेल्स जो है ना उनका साइज कम होता है मायोमेट्रियम का, उसको एट्रोफी बोलते हैं बेटा ना। गोपाल कृष्ण मिश्रा, एग्जाम एक्सरसाइज बेटा पेज में बोलना बेटा मुझे, गोपाल फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन 50 थोड़ा सा अजीब सा है अगर देखा जाए ना पेज नंबर 80 पर, तो इसको अपने को ना रूल आउट करके ही सोल्व करना पड़ेगा कि कैसे अपने इसको चूज कर सकते हैं, है अजीब सा ही है बेटा ना ये वाला क्वेश्चन। अब इसमें जैसे देखो सेकंड इसका आंसर आएगा है ना, देखो अब कैसे करेंगे, ए जो है वो थीका एक्सटर्ना, ये हमें पता है सबसे आउटर मोस्ट लेयर के अंदर है, तो ये दूसरा और तीसरा ऑप्शन हो गया अब हमारे पास, यानी कि पहला और चौथा हट गया, तो इस तरह से इसको सोल्व करना है। बी हमारे पास थीका इंटरना, तो बी हमारे पास थीका इंटरना, ठीक है, दोनों में ही हम इसमें वो नहीं आगे बता पाएंगे, तो ठीक है चल रहा है आगे। सी ओवम दोनों में ही बता रहा है। डी क्यूमुलस ऊफोरस, डी 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 क्यूमुलस ऊफोरस, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा सेल्स, अभी तक हमारे पास एंट्रम कैविटी बन रही है, ठीक है। ई एंट्रम एंड एफ जो है वो है मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। हाँ, तो देखो बेटा जो ऊसेट के ऊपर है वो हमारे पास जो है, अब क्या स्टेज हो जाएगी, क्यूमुलस ऊफोरस, ठीक है। तो इसलिए शायद इसको इन्होंने जो है रूल आउट किया है, और जो चार तरफ जो सेल्स ही सेल्स हैं डेट इज मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। तो अजीब सा क्वेश्चन है, पर फिर भी वो अपने को इस तरह से इसको करना पड़ेगा रूल आउट करके ना, ऐसा आएगा नहीं इस तरह से वापस डायग्राम जो है फिगर इस तरह से क्लियर। पेज नंबर 64 क्वेश्चन नंबर 69 65, देखो बेटा अगर बात करें ना हेड, स्पर्म के हेड में, तो नॉर्मली जो है वो तो मिडल पीस के अंदर ही था साइटोप्लाज्म में, ठीक है। लेकिन मैंने आपको याद करो अगर मैंने स्पर्म का डायग्राम बनाया था तो मैंने एक थोड़ा बहुत पार्ट बोला था कि थोड़ा बहुत जो है वो साइटोप्लाज्म उसके हेड वाले पार्ट के अंदर भी होता है, इसलिए इसका प्रेजेंट वेरी लिटिल अमाउंट इसका आंसर चला जाता है बेटा ना, और कोई नई चीज नहीं थी। एंड एक क्वेश्चन है 65, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ स्पर्मेटोजोआ अराइजेस फ्रॉम सेंट्रियोल। देखो आप इसको दो तरह से ले सकते हैं, या तो आप सीधा रिंग सेंट्रियोल से ले लें कि रिंग सेंट्रियोल से डेवलप होता हुआ पार्ट दिखाई दे रहा है डेट इज टेल, है ना, या फिर मिडल पीस के अंदर अपनों वो नेक वाले पार्ट में डिस्टल सेंट्रियोल देखा था, और डिस्टल सेंट्रियोल का जो एक्सोनिमा फिलामेंट था वो ही जाकर सिर्फ टेल वाले पार्ट में अवेलेबल था, तो उस तरह से भी ले सकते हैं कि हमारा जो है वो टेल वाला पार्ट वहां से डेवलप हो रहा है, हालांकि रिंग सेंट्रियोल वाले पार्ट से ले लो वो ज्यादा बेटर है, हालांकि इस तरह के क्वेश्चंस अब नहीं आएंगे, ठीक है।
सर फ्रेशली रिलीज्ड ह्यूमन एग आफ्टर ओव्यूलेशन हैज 1 y क्रोमोसोम 1 x 22 प्लस x होता है ना बेटा ना, तो फिर 1 x ही होगा सिर्फ, है ना, इसलिए वो ए एंड बी में पता है क्यों कंफ्यूज करवाना चाह रहा है, जैसे स्पर्म की अगर बात करते हैं तो 22 प्लस वाई वाला भी होता है, 22 प्लस एक्स वाला भी होता है ना, इस तरह कंफ्यूज करवा रहा है, लेकिन हमारे पास तो एक की अगर हम बात करें जो कि रिलीज हुआ ही है, तो सिर्फ 22 प्लस एक्स वाली बात करेगा। नहीं नहीं, अपने सेकंड पोलर फर्स्ट पोलर बॉडी की बात नहीं करेंगे बेटा ना, वो वहीं ओवेरी के अंदर ही वहां पर डिजनरेट हो जाएगी, वो नहीं बात करेंगे उसकी। 74 पे 32। कैपेसिटेशन रेफर्स टू चेंज इन द, देखो ओवम तो हो ही नहीं सकता, है ना, अब आया हमारे पास स्पर्म, अब स्पर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन कैपेसिटेशन प्रोसेस का मतलब ही क्या रह जाएगा, तो फिर बिफोर फर्टिलाइजेशन ही कैपेसिटेशन होगा ना बेटा, जबकि स्पर्म को वापस से उसकी मोटिलिटी मिलेगी, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। पेज में 71 क्वेश्चन नंबर 2 गणिका। विड्रॉल ऑफ द, ये वाला ना, विड्रॉल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज द इमीडिएट कॉज ऑफ मेंस्ट्रुएशन, बिल्कुल सही ना, प्रोजेस्टेरोन, याद करो हमने बात की थी ना कि भाई प्रोजेस्टेरोन हार्मोन अगर कम हो जाता है तो मेंटेन करने वाला कोई नहीं रहा, तो फिर एंडोमेट्रियम जो है शेड ऑफ होना शुरू हो जाएगी, इसलिए इसका आंसर रहा प्रोजेस्टेरोन। और सर 47 47 कैपेसिटेशन अकर मुकुंद, कैपेसिटेशन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर बेटा, तो फिर उसका आंसर जो हो जाएगा हमारे पास वेजाइना एंड सर्विक्स वाला पार्ट दो हो सकता था, लेकिन इसे सबसे अच्छा पार्ट ही दे दिया, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, बहुत ही अच्छा पार्ट हो गया ना। If mammalian ovum fails to get fertilized, which is unlikely to happen, इसका कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो डिसइंटीग्रेट हो तो बहुत बाद में होगी, एस्ट्रोजन सिक्रेशन फर्दर डिक्रीजेज, प्राइमरी फॉलिकल स्टार्ट डेवलपिंग, प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट रैपिडली डिक्रीज नहीं होगा। इसमें गोपाल आपको कहाँ कंफ्यूजन क्या हुआ था बेटा, बताना मुझे जरा, लिखना।
हाउ मेनी सेकेंडरी फॉलिकल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्राइमरी वंस ड्यूरिंग फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। ऐसा कुछ अपने ना डिफाइन नहीं कह सकते बेटा ना कि कितनी सेकेंडरी फॉलिकल बनेगी, कभी भी सर्टनली नहीं कह पाएंगे पढ़ने ना। वो हो सकता है कि बहुत सारी डीजेनरेट हो गई हो, वो हो सकता है 4 से 5 बची हो, वो हो सकता है 6 से 7 बची हो, वो हो सकता है 1 से 2 बची हो हमारे पास, है ना। लेकिन हम ये सर्टनली कह सकते हैं कि नेगेटिव फीडबैक आने के बाद फिर आगे कोई सेकेंडरी फॉलिकल से कोई एक ही टर्सरी फॉलिकल बनेगी, है ना। तो इस तरह का ही क्वेश्चन बनेगा हमेशा। गोपाल, अगर मेमेलियन ओवर जो है वो अगर मान लो अगर जो है वो अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ तो अभी भी एस्ट्रोजन जो है वो आता रहेगा ना कुछ समय के लिए, तो क्योंकि कॉपर्सिटम 9 डेज तक तो मेंटेन रहेगी ना, इसलिए बताते हैं उसको। नहीं नहीं बेटा, अपने को एस्ट्रोजन एंड एस्ट्राडल अभी अपने लेवल पर ना बेटा सेम ही मानना है ना, कोई डिफरेंस नहीं मान के अपने को सेम मानना है नहीं। मयंक का क्वेश्चन आया, एक ही क्वेश्चन पूछा है मयंक फोगाट ने, लॉकडाउन कब खुलेगा सर। नहीं आइडिया बेटा लॉकडाउन का, केसेस कब कम होंगे कैसे पता चलेगा बेटा ना। आपने एनसीईआरटी नहीं पूछी मेरे से ना, वो मेन थी। कभी भी ना ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बेटा एक बात याद रखना, हार्मोनल सोर्स पर जब अपने क्वेश्चन बनाते हैं ना तो वो एकदम पर्टिकुलर नहीं बन पाएंगे। आप चिंता मत करो, कभी भी इस तरह से नहीं बन सकता, वो नहीं पूछ पाएगा कि 3 से 4 फॉलिकल बनेगी इतना बनेगा, ऐसा नहीं बन पाएगा। आप देखना क्वेश्चन ढूंढना, इस तरह से क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं, है ना, क्योंकि फीमेल बॉडी पर हार्मोनल इम्पैक्ट किस तरह से आएगा अपने कभी डिफाइन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जितना मेजर स्टडी है वो उतना कर पाते हैं अपने, लेकिन ऐसे कभी भी वे नहीं बता पाएंगे कितना है कितना बचेगा, तो इस तरह टेंशन मत लेना कभी भी। देखो मैं तो आप लोगों के लिए लेके बैठा था, मैंने कहा कोई एनसीईआरटी पूछे बच्चा, एनसीईआरटी किसी ने पूछी नहीं। चलिए, पेपर बड़ा आसान सा है ना, बहुत इजी सा पेपर बनाया है आप लोगों के लिए। बस ये है क्योंकि नीट लेवल पे रखना था मुझे, और आपकी एफिशिएंसी पूरी चाहिए कि भाई 45 से 45 जो क्वेश्चन वो आपके सही होने चाहिए अपने, है ना। जिस लेवल पे पढ़ाया गया है उसी लेवल पे जो है वो क्वेश्चन बनाए गए हैं जिस लेवल पर आते हैं बेटा ना। तो ना तो कोई ऐसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई हाई फाई बना के दिए हैं जो कभी क्वेश्चन आते ही नहीं है वैसे आपको परेशान करने के लिए। तो जिस लेवल पर आते हैं एनसीईआरटी एंड मॉड्यूल जो है उसको फॉलो किया गया है। बस आपको ये है कि आपको अपना नेगेटिव पर जो है वो कंट्रोल करना है ना। पूरे पूरे क्वेश्चन सही होने चाहिए। इनफैक्ट आप लोगों से तो मैं उम्मीद करूंगा ये करूंगा ना। और भी आप लोगों को क्वेश्चन पूछना हो ना, क्योंकि अब वही बच्चे बचे जो अच्छे से क्वेश्चन पूछना चाहते होंगे, तो बेटा ये मेरे नंबर हैं, आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा। चलिए ना, अगली क्लास भी स्टार्ट होगी बेटा ना। टेक केयर।